हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और अभी जस्ट हमने एक लाइव किया था। ऑल दो उसमें ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि कल ही सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हैं AKTU के फार्माकोलॉजी फॉर थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर। तो ये उसी के लिए लास्ट ईयर का कुछ पेपर का थोड़ा सा डिस्कशन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो किसी और यूनिवर्सिटी से अपेयर कर रहे हैं उनके में कुछ ये एग्जाम्स थोड़े समय बाद होने वाले हैं। थोड़ा सा एडवांटेज फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। क्या आपके क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं? और मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो आपका अ, अभी का है। लाइक अभी एग्जाम्स हुए हैं क्योंकि अलग अलग जगह अलग टाइम में एग्जाम्स हो रहे हैं। कहीं पे मई में, कहीं पे जून एंड कहीं पे जून के एंड में। तो जल्दी से देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है, क्योंकि PCI सिलेबस सब तरफ फॉलो हो रहा है। आई विल मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट एंड क्विक। तो आप उनके आंसर्स ऑब्वियसली रेफरल बुक के लिए जो भी आप बुक रेफर करते हैं स्टैंडर्ड ही जाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया आपका सब्जेक्ट कोड BP 602 फार्माकोलॉजी 3 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 में से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिसे आपको पता है सेमेस्टर एग्जाम में 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो जो आपका सेक्शन ए है, इसमें जो आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ये मोस्टली आपके इसमें क्वेश्चंस यूनिट 5 से डोमिनेट करेंगे। ऑल दो यूनिट 1 2 3 4 में से भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके यूनिट 5 से होते हैं। या हो सकता है 2 क्वेश्चन भी हो, 3 क्वेश्चन भी हो, पर मिनिमम 2 से 3 रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो यूनिट 5 है हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा वेरी लॉन्ग आंसर का स्कोप नहीं है, शॉर्ट आंसर और मीडियम आंसर का स्कोप है। यूनिट 1 के जो क्वेश्चन हैं आपके दोनों बनाते हैं, ये आपका तीनों तरफ, मतलब यूनिट 1 जो है आपको सब तरफ दिखेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों में दिखेगा। और सेक्शन सी जो आपका मीडियम आंसर है, इसमें इसके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो आपका एंटी एस्थमेटिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि मोस्टली आपका यूनिट 1 जो है ना वो रेस्पिरेटरी से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप देखो इसमें, तो रेस्पिरेटरी के सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर करे हुए हैं। और दूसरा हो गया हमारा GIT, है ना। दो ही चीज़ें, हमारा रेस्पिरेटरी एंड GIT। GIT में ये एमेटिक्स पे क्वेश्चन आता है, हेमेटिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है, अल्सर पे आ जाता है, एंड एपिटाइट वगैरह पे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन कम आता है ना, एपिटाइट वाले पे। डाइजेशन एंड कार्बोनेटर्स पे बहुत लॉन्ग नहीं आता, पर लॉन्ग अगर मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया सेक्शन बी या सी में, तो वो अल्सर पे पूछ लेते हैं। अल्सर पे पूछ सकते हैं, डायरिया पे पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन पे उतना कम ही पूछते हैं। डायरिया, अल्सर और एमिटिक्स, है ना, एमिटिक्स, एंटी एमिटिक्स, इस पे आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं ये लोग आपके एमिटिक्स पे, है ना, एमिटिक्स, एंटी एमिटिक्स पे, अल्सर पे। और तीसरा हो जाएगा आपका दिस वन, डायरिया, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके ये पूछ सकते हैं। और कार्बोनेटिव्स, डाइजेस्टेंट्स, स्टिमुलेंट्स, सप्रेसेंट्स, एपेटाइट वगैरह के इस पे बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस कम आते हैं, है ना। मैं अब ऐसा नहीं कह रही कि आएगा ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हाँ, पर जो यूनिट 1 का ऊपर वाला जो हाफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके काफ़ी वीडियोस मैंने कवर करे हैं। मतलब एंटी एस्थमेटिक, COPD, एक्सपेक्टोरेंट, नेजल डीकंजेशन पे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स पे आ सकता है, पर ये COPD और एस्थमा तो याद करके ही चलो। मतलब एस्थमा या फिर COPD, इसके ड्रग्स और मैकेनिज्म एक्शन पे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसके प्रोटोटाइप ड्रग याद करके चलिए। प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में साल्बुटामोल, टेब्यूटालीन, वटेवर थियोफाइलिन, जो भी आपके ड्रग्स हैं उसके बारे में। यूनिट 2, अच्छा, जो हमारी फार्माकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ही यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, क्योंकि सब कुछ किसकी बात कर रहा है, कीमोथेरेपी, है ना। तो कहने के लिए छोटा सा है टॉपिक, लेकिन कीमोथेरेपी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल थेरेपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने में, मोस्टली आपके माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में। अगर आपने KDT पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म आता है AMA, एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक्स या एंटी माइक्रोबियल्स। तो इसमें आपके क्वेश्चंस ट्यूबरक्यूलर पे आते हैं, नहीं तो आपका डॉट्स थेरेपी डायरेक्टली पूछ लेते हैं। लेप्रोसी पे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ड्रग का नाम दे देते हैं, इसका मैकेनिज्म बताइए। एंटी फंगल ड्रग में भी आपको प्रोटोटाइप ड्रग्स पता होने चाहिए। एंटीवायरल ऐसे साइक्लोवीर, या फिर आपका एम्फोटेरेसिन बी, है ना। इधर एम्फोटेरेसिन बी पूछ लिया, साइक्लोवीर पूछ लिया, ऐसा करके पूछ सकते हैं। एंथेलमेंटिक्स, एंटी मलेरियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटी मलेरियल इंपॉर्टेंट है।
एंटी एमीबिक पे क्वेश्चंस आए हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह पूछा गया है, अभी लास्ट ईयर का पेपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इस सेशन का लाइक करंट सेशन का भी क्वेश्चन पेपर किसी और यूनिवर्सिटी का भी हुआ है। अच्छी बात है हमारे पास ये है कि अब पीसीआई सिलेबस ही फॉलो हो रहा है। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन, क्लोरेम, सिफेलोस्पोरिन्स में क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर पेनिसिलिन तो अगली बार सिफेलोस्पोरिन या वाइसी वर्सा। क्विनोलोन्स, ये सारे मतलब टेट्रासाइक्लिन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्विनोलोन्स हो गए, ये जनरल प्रिंसिपल्स हो गए आपके कीमोथेरेपी पे, तो इसमें थोड़ी सी कहानी बना सकते हो इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। क्लासिफिकेशन वगैरह याद होना चाहिए अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यूनिट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना इसमें। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये तो सभी आपके इंपॉर्टेंट है। मैक्रोलाइट हाँ कभी कभी पूछते हैं, पर ये सिफेलोस्पोरिन, क्लोरेमफेनिकोल, अमीनो फ्लोरोक्विनोलोन, टेट्रासाइक्लिन। एंटीवायरल इंपॉर्टेंट है। फंगल, लेप्रोटिक नहीं छोड़ सकते हैं, लेप्रोटिक और ट्यूबरक्यूलर में कोई ना कोई एक ले ही ली, इन दोनों में से कोई एक आ जाता है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। मलेरियल इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में यूटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैलिग्नेंसी मतलब ये लोग बात कर रहे हैं ट्यूमर की, है ना, ट्यूमर्स वगैरह या कैंसर को ट्रीट करने के लिए कैसा हो रहा है। इम्यूनोस्टिमुलेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट, इस पे ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इम्यूनो स्टिमुलेंट या सप्रेसेंट पे, तो आपका सेक्शन बी में से आ सकता है क्वेश्चन इसमें से। बायोसिमिलर वगैरह इसमें सेक्शन सी में से क्वेश्चन आया है। इसका मैकेनिज्म एक्शन में भी सेक्शन सी में से आ सकता है अगर इसमें चलते हैं, तो ये सारा आपका सेक्शन बी और सी बनाएगा। ए में आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन या ड्रग का नाम पूछ सकते हैं, बाकी ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से बी और सी बहुत आता है, ए थोड़ा कम आता है। आ सकता है डायरेक्टली ड्रग का नाम पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि काफी क्वेश्चंस है। यूनिट 5, हाँ यूनिट 5 ए सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ना बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वेरी लॉन्ग का स्कोप नहीं है, तो इसमें या तो शॉर्ट आंसर का स्कोप है या फिर मीडियम क्वेश्चंस का स्कोप है ना। तो इसमें मैंने अभी अभी लाइव में भी डिस्कस किया था, क्रोनोथेरेपी, बायोलॉजिकल क्लॉक, रिदम, मतलब ये देते ही देते हैं, क्रोनोफार्माकोलॉजी। ये आपका सेक्शन ए का मैंडेटरी क्वेश्चन है, अभी लिख के ले लीजिए, ये आते ही आते हैं, किसी तरह प्लस माइनस करके आ सकते हैं। पॉइजन में बारबिटरेट, मॉर्फिन, आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है, मॉर्फिन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस, इनके ना एंटीडोट्स के नाम वगैरह पूछ लेते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट, जल्दी से मैं क्विकली, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। तो जेनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी और म्यूटाजेनिसिटी, इन वर्ड्स की डायरेक्टली मीनिंग पूछ लेते हैं आपसे सेक्शन ए में, इन वर्ड्स के डायरेक्ट मीनिंग पूछ लेते हैं। अभी मैं पेपर भी दिखाती हूँ आपको। तो ये सेक्शन ए को ज्यादा कवर करेगा, बाकी सेक्शन बी में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 2 क्वेश्चन सेक्शन बी के आपका यूनिट 5 बनाएगा। ओ सॉरी, सेक्शन सी जो आपके मीडियम लेंथ के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, सेक्शन सी, 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं। और यहाँ से यूनिट 2, 3, 4 आपका सेक्शन बी बनाएगा मैंडेटरी, मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अच्छा ये आ गया आपका पेपर 22-23 जो अभी करंट सेशन चल रहा है। कल एकेटीयू का फार्माकोलॉजी का एग्जाम है, 3rd ईयर का, 6 सेमेस्टर का, और ये अभी कहीं और तो कंडक्ट हुआ है, आई डोंट नो वेयर, पर हाँ एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट में डिफरेंट। एक्सपेक्टोरेंट मतलब एक्सपेल करना किसी भी चीज को, बॉडी से बाहर निकालना, तो ऑलरेडी कफ है बॉडी में तो आपने उसको बॉडी से थ्रो कर दिया है, एक्सपेक्टोरेंट। एंटीटसिव मतलब कफ नहीं है, सिर्फ टसल मचा हुआ है, मतलब सिर्फ टसल मतलब सिर्फ टेंशन मचा हुआ है, खांसी लग रहा है, सिर्फ कफिंग हो रही है, ड्राई कफ हो रहा है ना, और कुछ भी म्यूकस नहीं है बॉडी में, तो जो ड्रग्स देते हो कफ को रोकने के लिए वो एंटीटसिव होता है कि खांसी नहीं है। एक्सपेक्टोरेंट तब देते हैं जब आपको पता है कफ है, बहुत विस्कस कफ है, कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कफ जम गया है, तो आपने ऐसा ड्रग दिया है, ऐसा सिरप दिया है जिससे वो कफ के थ्रू खांसी आए और बाहर निकल जाए। एमिटिक्स वॉमिटिंग के लिए होते हैं, वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए, है ना। तो मोस्टली पढ़ रहे थे एंटी एमिटिक ड्रग्स देते हैं हम लोग, क्यों देते हैं कि किसी को सॉरी किसी को ऑलरेडी वॉमिटिंग हो रही है और आप उस वॉमिटिंग को रोकने के लिए ड्रग दे रहे हो, है ना। एक मिनट, आप वॉमिटिंग रोकने के लिए ड्रग दे रहे हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिटिक्स पूछा है इन लोगों ने, तो एमिटिक्स का मतलब क्या होता है, एमिटिक्स यू आर यूजिंग फॉर, ओके नाउ आई थिंक सो इट विल वर्क।
तो आप एमिटिक्स क्यों दे रहे हो? आप वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए दे रहे हो। तो वॉमिटिंग क्यों इंड्यूस करते हैं? नॉर्मली तो ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो वॉमिटिंग को रोकती हैं। आप वॉमिटिंग इंड्यूस कर रहे हो, उसका मतलब है कि उसमें ऑलरेडी कोई, या तो उसने कोई पॉइजन कंज्यूम कर लिया है ना, पॉइजन कंज्यूम कर लिया गलती से, तो आप क्या कर रहे हैं, या जानबूझ के, तो आप उसको दे रहे हैं। सिरप ऑफ आइपिकॉक बहुत बार सुना होगा, तो एमिटिक्स। क्लोरिमफेनिकॉल, ये आपके एएमएज में आ जाएंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में आ जाएंगे। सिफेलोस्पोरिन्स भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। एडवर्स रिएक्शन पूछा, इसका होता है बोन मैरो सप्रेशन। और यूजेस सिफेलोस्पोरिन के सारे यूटीआई वगैरह में बहुत बहुत कॉमनली यूज होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज होता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स पूरा क्लासिफिकेशन बता दीजिए, एंटी एमेबिक भी क्लासिफिकेशन बता दीजिए। म्यूरोमोनैप CT3 जो होता है आपका इम्यूनिटी सप्रेसेंट होता है, सप्रेस करता है इम्यूनिटी को, है ना। जीनोटॉक्सिसिटी, टैक्टोजेनिसिटी, क्रोनोफार्माकोलॉजी, तीनों आपके क्वेश्चंस किसके हैं? फ्रॉम योर लास्ट यूनिट 5, है ना। दिस इज फ्रॉम यूनिट 5। और इनके मीनिंग पता है आपको? जीनोटॉक्सिसिटी मतलब, जीनोटॉक्सिसिटी हम बात कर रहे हैं जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो रहा है किसी भी केमिकल एजेंट की वजह से, और क्रोमोसोमल में एबनॉर्मलिटीज कॉज कर रहा है। टेराटोजेनिसिटी, देखो जीनोटॉक्सिसिटी मतलब जीन्स को इफेक्ट कर रहा है, टेराटोजेनिसिटी मतलब फीटस को इफेक्ट कर रहा है, फीटस को टारगेट कर रहा है ड्रग, फीटस में अबनॉर्मलिटीज कॉज कर सकता है। क्रोनोफार्माकोलॉजी मतलब स्लीप अवेक साइकिल्स, अगर आप कोई ड्रग किसी समय लेते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, बोलते हैं ना ये ड्रग आप दोपहर में लीजिएगा, खाने के बाद लीजिएगा, रात में लीजिएगा, तो बॉडी में वैसे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं कि वो ड्रग सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप फार्माकोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं बाय, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द क्रोनोलॉजिकल साइकिल्स, है ना। क्रोनोलॉजी जो टाइम के हिसाब से चल रहा है ना, ऐसा बोलते हैं। तो एंटी टसिव एक्सपेक्टोरेंट्स क्या है, मैंने यहाँ बता दिया था आपको। ड्रग्स विच इंक्रीज द ब्रोंकियल सेक्रीशन, रिड्यूस विस्कोसिटी। एक्सपेक्टोरेंट एक्सपेक्ट करना है ना, एक्सपेल करना बॉडी से, और ये नाम है इनके। एंटी टसिव, टसिव मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इम्पल्सेस को कम करे, है ना। तो ये इसके ड्रग्स हो गए। केडीटी पेज नंबर 219, ये 7th एडिशन के हिसाब से है केडीटी का, तो लेट्स लुक इनटू दैट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये हमारे एमिटिक्स। एमिटिक्स सिरप ऑफ आइपिकॉक वगैरह बता सकते हो, जब पॉइजनिंग हुई है तब आपने ड्रग दिया है, ऐसा बता सकते हैं। क्लोरिमफेनिकॉल का मेन होता है बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेस हो गया तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, ये सारी चीजें थ्रोम्बोफ्लेबिटिक कॉम्प्लिकेशन है। सिफेलोस्पोरिन आपका आ जाएगा जब यूटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह हो रहे हैं, इन्फेक्शन, तो आप सेलोस्पोरिन दे रहे हैं। देन एंटी मलेरियल्स में आप अगर 12 में से 6-7 भी याद कर लेते हो, जैसे ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स कहाँ गए कहाँ गए, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद कर लिए, तो गुड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हो गई है। देन एंटी अमीबिक में भी अगर आपने 2 मेजर क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ कुछ ड्रग्स याद कर लिए है ना, जैसे मेट्रोनिडाजोल है इंपॉर्टेंट, ये तो बताना ही पड़ेगा। मेट्रोनिडाजोल तो एक कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है। एंटीबायोटिक्स जरूर से याद कर लेना। एंटीबायोटिक्स का मेरा ये कहना होता है 2-4 एंटीबायोटिक्स अगर आपने याद कर लिया ना अच्छे से, तो उसका एडवांटेज ये मिल जाता है कि वो बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रही है। तो कोशिश करो ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना लो कि जैसे टेट्रासाइक्लिन है ना, तो बहुत टेट्रासाइक्लिन में जाइए या फिर एएमएज का पेज खोलो और उसमें यूजेस में देखो, तो जो मैक्सिमली ड्रग्स डिजीज को ट्रीट कर रहे हो उसको आप याद कर सकते हो। क्लोरोक्वीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूरोमोनैप। म्यूरोमोनैप CT3 क्या कर रहा है, इसका मैकेनिज्म एक बार अलग से लॉन्ग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्या आपके जो टी सेल होते हैं ना, टी सेल इम्यूनिटी के टी सेल है ना, बी सेल टी सेल सुने, तो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, इनमें एक टारगेट साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दिख रहा है आपको ये। तो ये एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है, क्या करती है, एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये फॉरेन बॉडी पार्टिकल है, और जैसे आइडेंटिफाई करती है हमारा बॉडी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी। तो अगर किसी को आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, कोई ऑर्गन ग्राफ्टिंग हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, या और किसी रीजन से आप उसकी इम्यूनिटी कम करना चाहते हैं, तो आप म्यूरोमोनैप दोगे। और म्यूरोमोनैप क्या करता है, ये जो CD3 साइट है जो आइडेंटिफाई कर रहा था एंटीजन को, ये इस साइट से बाइंड करके ब्लॉक कर देता है इसको, और ब्लॉक करने की वजह से अब ये एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और आपने इम्यूनिटी को कंट्रोल कर लिया, इम्यून ब्लॉक कॉज करता है ना। तो ऑब्स्ट्रक्ट्स अप्रोच ऑफ एंटीजन कॉम्प्लेक्स टू द टी रिसेप्टर, टू द टी सेल रिसेप्टर। तो बेसिकली ये एंटीजन को आइडेंटिफाई करने वाली कैपेसिटी को ही ब्लॉक कर रहा है, उस साइट को ही ब्लॉक कर रहा है। ये इसका जल्दी से मैंने मैकेनिज्म बता दिया। जीनोटॉक्सिसिटी मैंने बताया था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डैमेज कर रहा है, कोई भी केमिकल, कोई भी एजेंट, बायोलॉजिकल, माइक्रोबियल, एनीथिंग।
और वो आपकी जर्म लाइन को या फिर सोमैटिक म्यूटेशन, या तो जर्म लाइन में मतलब समथिंग जो आप नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जा रहे हो, हेरिटेबल ट्रेट को टारगेट कर रहा है, या फिर सिर्फ सोमैटिक सेल बॉडी सेल को टारगेट कर रहा है जो जर्म लाइन को टारगेट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी केमिकल जो कि ये रहे, तो उसको हम बोल देते हैं वो क्या कॉज कर रहे हैं, जीनोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हो गया टेराटोजेनिसिटी। आई एम क्विकली कवरिंग दिस बिकॉज टुमारो इज योर एग्जाम। ओके एंड यस, हाँ, टेराटोजेनिसिटी में आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, मतलब अगर किसी भी तरह फीटस को टारगेट कर रहा है कोई भी ड्रग, केमिकल, माइक्रोबियल, कोई भी एजेंट, कोई भी केमिकल जो फीटस को टारगेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, टेराटोजेनिक। मतलब या तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने दे रहा है, इम्प्लांटेशन को रोक रहा है, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा, या बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा। तो ये पेज नंबर 89 पे दिया है टेराटोजेनिसिटी। नेक्स्ट है हमारा क्रोनोफार्माकोलॉजी। तो क्रोनोफार्माकोलॉजी अभी मैंने आपको बताया था कि टाइम के साथ अगर कोई डिजीज इंटेंसिफाई हो रहा है तो आप एग्जैक्टली उसी समय ड्रग दे रहे हो टू कंट्रोल द डिजीज। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रोंकियल एस्मा नाइट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, या हाई इंसिडेंसेस होते हैं स्ट्रोक के नाइट में, तो आप ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि दिस ड्रग शुड बी टेकन एट द नाइट या रात में, या फिर आपकी बॉडी एंजाइम्स रिलीज कर रही है जिस समय पे मैक्सिमम, ताकि आपकी ड्रग मेटाबोलाइज हो सके, है ना, तो उस हिसाब से आप ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हो। तो दिस इज इंप्रूविंग द फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी देखो, एस्मा मैंने बताया था यूनिट 1 से आ गया, एंटीवायरल ये आपका यूनिट 2 या 3 में था आई थिंक सो, इम्यूनोमोडुलेटर यूनिट 4। देखो इसमें कहीं पे भी सेक्शन वो नहीं है, यूनिट 5 नहीं है। सेक्शन सी में एंटी अल्सर आपका आ गया उससे यूनिट 1 से, अगेन यूनिट 1 से। सल्फोनामाइड एंटी फंगल, डैप्सोन ये आपके लेप्रोसी के ड्रग्स हो गए। बायोसिमिलर यूनिट 4, है ना, तो ये आपके सारे आ गए यूनिट 1 2 3 4, मतलब सेक्शन सी में आपके सारे यूनिट से कवर होते हैं। यूटीआई देखो सिर्फ एक क्वेश्चन है आपका ये रहा, बारबिटूरेट एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग यूनिट, यूनिट को छोड़ना नहीं, सेक्शन ए आता है उससे, तो मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है तो चले, ठीक है। देन एक क्वेश्चन पेपर और हो गया आपका एंटी डायरियल ड्रग्स, जीनोटॉक्सिसिटी देखो फिर से पूछा जा चुका है, फिर भी पूछा जा रहा है। बायोसिमिलर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, देखो यहाँ पे बायोसिमिलर कहाँ गया, अभी मैंने जस्ट देखा था, ये रहा बायोसिमिलर, है ना, और यहाँ पे इन्होंने एकदम शॉर्ट में पूछ लिया। एंटासिड्स यूनिट 1, बायोलॉजिकल क्लॉक और क्रोनोथेरेपी, देखो इन्होंने सेम क्वेश्चन दो तरह से पूछा है, दोनों का मीनिंग अलग है। यहाँ पे आप स्लीप एंड अवेक साइकिल्स बताएंगे, और यहाँ पे आप बताएंगे क्रोनोथेरेपी एंड रिदम में मतलब आप कैसे ड्रग्स को यूज कर रहे हैं फॉर इम्प्रूविंग देयर इफेक्टिविटी, फॉर इम्प्रूविंग देयर थेरेप्यूटिक वैल्यू। और यह आपके सारे एंटीबायोटिक एजेंट्स आ गए। मेटल, हेवी मेटल पॉइजनिंग, पॉइजनिंग आपका यूनिट 5 से आ गया, ठीक है। लेप्रोसी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके, सेक्शन ए दिख रहा है। सेक्शन बी थोड़ा सा जनरलाइज है, एंटी एमेटिक में ड्रग का नाम नहीं दिया, कुछ भी बता सकते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस जनरल टॉपिक है, मोस्टली हम इसमें कीमोथेरेपी वगैरह की बात करेंगे तो भी चलेगा। एंटी ट्यूबरकुलर में स्पेसिफिक ड्रग का नाम नहीं दिया है, आप डॉट्स थेरेपी बता सकते हैं। एजमा सेक्शन सी में पूछ लिया, मोस्टली सेक्शन बी में आता है क्योंकि ये एक इंटेंसिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स जनरल क्वेश्चन, आप कोई भी कीमोथेरेपी यूनिट 2 3 या 4 में से आप ऐड कर सकते हो, 2 और 3 में से कोशिश करिएगा इसको आंसर करने का। ये प्रिपेयर करके रखो, एंटीबायोटिक मतलब अगर जनरल क्वेश्चन आ जाता है मैकेनिज्म एक्शन में एंटीबायोटिक, कोई एक एंटीबायोटिक ऑफ योर चॉइस उसे याद करके रखो, ये आएगा ही आएगा एंटीबायोटिक पे क्वेश्चन जनरलाइज, है ना, वो बी या सी किसी में भी आ सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मैंने बताया था, या तो यूटीआई आता है या फिर एसटीडी में से आता है, ट्रीट करने वाले ड्रग्स। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स या तो सप्रेसेंट पूछ लेंगे या स्टिमुलेंट्स पूछ लेंगे, तो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर और पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यूनिटी डिजीजेस, सॉरी ऑटो इम्यूनिटी नहीं, ऑटो इम्यूनिटी में सप्रेशन करेंगे। इम्यूनिटी स्टिमुलेंट्स बेसिकली जिन लोग की ड्रग्स मेडिसिन की वजह से, कैंसर्स की वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो गई उनको स्टिमुलेट करेंगे। पॉइजनिंग पे देखो फिर से सेक्शन सी में क्वेश्चन आया है, सेक्शन सी में ही आता है, यहाँ पे इन लोगों ने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी एंड दिस, ठीक है। एल्काइलेटिंग एजेंट, है ना, एल्काइलेटिंग एजेंट अगेन हमारा आ गया कीमोथेरेपी में से, तो ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी यूनिट किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार सिलेबस में आके इसको कंप्लीट कर देती हूँ मैं, कि आपका यूनिट 1 का जो एस्थमेटिक वाला पार्ट है ना, इसमें लॉन्ग आंसर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड में जो आपका कीमो 2 3 4 तो उसमें हाईलाइट कर दिए मैंने क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है। 5 में से बहुत कम आता है, सी में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, सी में ही आ सकता है, बी में नहीं आएगा।
एंड देन ए में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हाईलाइटेड हैं इंपॉर्टेंट वंस. ओके, थैंक यू everyone, all the best for your exams tomorrow. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. Thank you everyone.